नाउ नोट करके मैं लिख दे रहा हूं नाउ नोट करके कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए नाउ नोट पॉइंट। नोट क्या है, 2 पॉइंट लिखाऊंगा, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है माय डियर, stresses on opposite faces, stresses on opposite faces, stresses on opposite faces will be equal in magnitude, 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 but opposite in direction, but opposite in direction, but opposite in direction। क्लियर है? जो अपोजिट फेसिस होंगे, जो अपोजिट फेसिस होंगे उन पे जो स्ट्रेसिस होगा उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी। क्लियर है? दूसरा नोट पॉइंट, दूसरा नोट पॉइंट क्या है माय डियर? नाउ द सेकंड नोट पॉइंट, सेकंड नोट पॉइंट हमारा ये है कि जो एडजेसेंट और परपेंडिकुलर फेसेस, एडजेसेंट मतलब जो अगल बगल वाले फेसेस होते हैं, ये फेस और ये फेस, इन दोनों प्लेन पे स्ट्रेस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, या तो वे एक दूसरे की तरफ आती हैं, एक दूसरे से अवे बाहर की तरफ जाती हैं, और इन्हीं स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। और कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर है? तो यहां पे लिख सकते हैं शेयर स्ट्रेस, नाउ शेयर स्ट्रेस, shear stress on adjacent, shear stress on adjacent and perpendicular faces, and perpendicular faces, and perpendicular faces will be such that, will be such that, will be such that either they come, either they come close to each other, close to each other, either they come close to each other, or either they will go, they will go away from each other, from each other। such stresses, such stresses, such stresses are called, such stresses are called complementary shear stress, such stresses are called complementary shear stress, such stresses are called complementary shear stress and are equal in magnitude, and are equal in magnitude, and are equal in magnitude। वे क्या होती है, मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर होती हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल क्या होगी कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, जैसे टो एक्स वाई किसके बराबर होगा, टो वाई एक्स के, या फिर टो वाई जेड किसके बराबर होगा माय डियर, टो जेड वाई के बराबर होगा, या फिर टो एक्स जेड किसके बराबर होगा, नाउ टो जेड एक्स के, नाउ दे विल इक्वल टू टो जेड एक्स। ये सब क्या है माय डियर, ये मेरी कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस है। क्लियर है? क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। लेकिन ये इक्वल तभी होंगी, इनके लिए कंडीशन क्या है कि जिन फेसेस पे ये लगी हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए माय डियर, नाउ थीटा विल बी ऑफ 90 डिग्री, तभी एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो होपफुली समझ में आया होगा आप सभी को। ये इतना नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ तक कहाँ से पढ़ रहे थे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस, ये सब नोट कर लेना बेटा, ठीक है। जैसे जैसे मैंने सीक्वेंस में बताया वैसे वैसे आप नोट भी कर लेना, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्ट्रेसेस को, ठीक है। फिर प्लेन, एक और बात बताई थी मैंने आपको यहाँ पे, अब इधर सुनो, ध्यान से सुनो सभी लोग। मैंने बेटा ये बताया था कि एक प्लेन पे मेरी 3 स्ट्रेसेस होती हैं, कौन कौन सी,
एक मेरी नॉर्मल स्ट्रेस होती है और दो मेरी शियर स्ट्रेस होती है। अगर मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, अगर मैं कोई भी पॉइंट माय डियर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने पॉइंट ए को सिलेक्ट कर लिया, मैंने कौन सा पॉइंट लिया, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से मेरे कितने प्लेन पास कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे सर 3 प्लेन पास कर रहे हैं, कौन कौन से? ए बी सी डी, ए बी जी एच सेकेंड प्लेन, तीसरा प्लेन कौन सा? ए डी ई एच। किसी भी पॉइंट से मेरे जनरली 3 प्लेन पास करेंगे, वैसे इनफाइनाइट कर सकते हैं, लेकिन उनके कंपोनेंट अगर हम एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ब्रेक कर लें तो मेरे किसी भी पॉइंट से बेटा 3 प्लेन पास करते हैं। कौन कौन से मैंने बता भी दिए। नाउ दिस इज दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द 3 प्लेन। किसी भी पॉइंट से मेरे 3 प्लेन पास करते हैं और मुझे पता है कि 3 प्लेन से एक प्लेन पे मेरी 3 स्ट्रेसेस होती है, एक नॉर्मल स्ट्रेस और 2 बाकी शियर स्ट्रेस। अगर किसी भी पॉइंट पे मुझे स्टेट ऑफ स्ट्रेस की स्टेट को बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा कि भाई मेरा कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे मेरी 3 प्लेन पास करते हैं, एक प्लेन पे मेरी 3 स्ट्रेस होती हैं, एक नॉर्मल और 2 शियर। तो तीनों प्लेन पे टोटल स्ट्रेस कितनी होती है? नो स्ट्रेस। नो स्ट्रेस में तीनों प्लेन की एक एक नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि टोटल 3 नॉर्मल स्ट्रेस, और हर एक प्लेन पे 2-2 शियर स्ट्रेस, यानी कि टोटल शियर स्ट्रेस कितनी हो गई? 6। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से मेरी जितनी भी स्ट्रेसेस होती हैं हर एक प्लेन पे, उनको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो एक मेरा मैट्रिक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस टेंसर। क्या बोलते हैं माय डियर? स्ट्रेस टेंसर बोलते हैं। क्लियर है? तो इसी बात को बताऊंगा। स्ट्रेस टेंसर तीनों प्लेन, पहले प्लेन पे कौन सी स्ट्रेस है मेरी? टो एक्स एक्स, टो एक्स वाई और टो एक्स जेड। दूसरे प्लेन की बात करते हैं तो मेरी स्ट्रेस कौन सी है? टो वाई एक्स, टो वाई वाई, टो वाई जेड। तीसरा प्लेन क्या होगा मेरा? तीसरे प्लेन की अगर मैं बात करूंगा माय डियर, तो तीसरे प्लेन पे यहां पे मैं दिखाया नहीं है, तीसरे प्लेन पे मेरा होगा टो जेड एक्स, टो जेड एक्स, टो जेड वाई एंड टो जेड जेड। तो मेरा क्या होगा, अगर मैं इन सभी को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो मेरा क्या बनता है? एक मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस टेंसर। तो कॉपी में बेटा हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रेस टेंसर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कॉपी के अंदर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज दैट इज स्ट्रेस टेंसर। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्ट्रेस टेंसर। क्या होता है स्ट्रेस टेंसर, उसको पढ़ेंगे यहां पे। देखो स्ट्रेस टेंसर क्या बताया मैंने? स्ट्रेस टेंसर के बारे में आपको ये बताया कि भाई कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लो किसी बॉडी में, उस पर्टिकुलर पॉइंट से 3 प्लेन पास करते हैं, एक प्लेन पे 3 स्ट्रेस होती हैं, एक नॉर्मल और 2 शियर। अगर इन सभी स्ट्रेसेस को, तीनों प्लेन की स्ट्रेसेस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो एक मैट्रिक्स जो फॉर्मेशन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस टेंसर। तो जो स्ट्रेस टेंसर होगा माय डियर, उसको जनरली हम रिप्रेजेंट टॉ आई जे। ठीक है? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब देखो जो मेरी फर्स्ट रो होगी, वो मेरे को क्या बताएगी? नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट प्लेन पे जो स्ट्रेसेस लगी हैं उनको बताएगी। पहले प्लेन पे कौन सी स्ट्रेसेस लगी थी मेरी? नाउ इट इज टो एक्स एक्स। कौन सी लगी थी? टो एक्स एक्स, टो एक्स वाई और टो एक्स जेड, टो एक्स जेड। ये मेरे फर्स्ट प्लेन की स्ट्रेसेस थी। दूसरे प्लेन पे स्ट्रेसेस कौन सी थी मेरी? नाउ दूसरे प्लेन पे कौन सी थी माय डियर? नाउ टो वाई एक्स, टो वाई वाई, टो वाई वाई, और तीसरी कौन सी थी? नाउ टो वाई जेड। ये दूसरे प्लेन पे स्ट्रेसेस थी। तीसरे प्लेन पे स्ट्रेसेस क्या होंगे मेरी? नाउ इट इज टो जेड एक्स, टो जेड वाई, टो जेड वाई एंड नाउ इट इज टो जेड जेड। नाउ इट इज टो जेड जेड। ठीक है? टो एक्स एक्स, टो एक्स वाई, टो एक्स जेड, टो एक्स वाई एक्स, टो वाई वाई, टो वाई जेड, टो जेड एक्स, टो जेड वाई, टो जेड जेड। ये मेरी स्ट्रेसेस आई, इनको मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो जो मैट्रिक्स बन रहा है वो मेरा क्या है? स्ट्रेस टेंसर है। क्लियर है? अब इधर देखो, ये जो स्ट्रेसेस हैं ये फर्स्ट प्लेन की स्ट्रेसेस हैं, ये दूसरे प्लेन की स्ट्रेसेस हैं और ये थर्ड प्लेन की। नाउ दिस इज ऑफ फर्स्ट प्लेन, ये मेरी फर्स्ट प्लेन की स्ट्रेसेस हैं। नाउ दीज आर द सेकंड प्लेन, ये मेरे सेकंड प्लेन की स्ट्रेसेस हैं और नाउ दीज आर द थर्ड प्लेन। ठीक है? क्लियर है? ये स्ट्रेसेस तब होंगी माय डियर जब मेरी क्या है? जब मैं 3D कंडीशन की बात कर रहा हूं। जब मैं किसकी बात कर रहा हूं? 3D कंडीशन। और 3D में जो मेरी स्ट्रेसेस होती हैं उनको बोलते हैं ट्राइक्सियल स्ट्रेसेस। ठीक है? यहां पे लिख भी देता हूं मैं, 3D स्ट्रेसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्राइक्सियल स्ट्रेसेस। तो ये जो मेरा स्ट्रेस टेंसर मेरा बनता है माय डियर, नाउ दिस स्ट्रेस टेंसर इज ऑफ 3D। ये 3D में है मेरा। कहां पे है? 3D में है। यानी कि मेरी जब सारी डायमेंशनल क्या है? 3 डायमेंशनल है। ठीक है? ये क्या है मेरा? 3D में है। क्लियर है?
चलो अगर हम 2D में बात करें, 2D में अगर मैं बात करूं माय डियर, यहीं पे बना लेते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन 2D, ठीक है, 2D में बात करते हैं तो 2D में मेरे y डायरेक्शन तो z डायरेक्शन तो होगी नहीं। जब हम 3D की बात करते हैं तो x, y और z तीनों डायरेक्शन होती है, लेकिन जब मैं 2D की बात करूंगा तो 2D में मेरे पास दो ही डायरेक्शन होगी। कौन कौन सी? एक x डायरेक्शन होगी और दूसरी y डायरेक्शन, एक x डायरेक्शन और दूसरी y डायरेक्शन होगी, ठीक है। जब x और y डायरेक्शन ही होगी माय डियर, तो मेरे को ये बताओ आप लोग, आप रिप्रेजेंटेशन कैसे दोगे? आप रिप्रेजेंटेशन से दोगे कि सर जो मैट्रिक्स होगा दैट इज टो आई जे, वो कैसे होगा? नाउ इट इज, दो ही स्ट्रेसेस होंगे मेरे, जेड प्लेन तो होगा नहीं मेरा, तो कैसे बताओगे आप उसको कि सर पहले प्लेन पे जो स्ट्रेसेस लग रही होगी मेरी दैट इज टो एक्स एक्स और टो वाई, टो एक्स एक्स एंड टो एक्स वाई, टो एक्स एक्स एंड टो एक्स वाई, जेड तो होता नहीं है। दूसरे प्लेन पे कौन सी स्ट्रेस लग रही होगी मेरी? दैट इज टो वाई एक्स और टो वाई वाई, टो वाई वाई। तीसरा प्लेन, तीसरा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2D में मेरी कोई थर्ड डायरेक्शन नहीं होती, एक्स और वाई डायरेक्शन भी होती है। 2D में जो स्ट्रेसेस होती हैं बेटा उनको बोलते हैं बाई एक्सियल स्ट्रेसेस। मैं लिखाऊंगा यहाँ पे 3D में जो स्ट्रेसेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? 3D में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो लिख भी देता हूँ इसको, एक मिनट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। नाउ यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ 3D stresses are called triaxial stresses. 3D stresses are called triaxial stresses. जो 3D में स्ट्रेस होती है इनको ट्राइक्सियल स्ट्रेस बोलते हैं, और 2D में जो स्ट्रेस होती है इनको बाइक्सियल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2D stresses are called बाइएक्सियल स्ट्रेसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? बाइएक्सियल स्ट्रेसेस बोलते हैं। 2D स्ट्रेसेस आर कॉल्ड बाइएक्सियल स्ट्रेसेस। क्लियर है इतना? चलो इसको नोट करो या यहाँ पे लिख लेना, ये मेरी फर्स्ट प्लेन पे थी, नाउ दिस आर द फर्स्ट प्लेन एंड नाउ दिस इज ऑन द सेकंड प्लेन। ये मेरी फर्स्ट प्लेन पे, नाउ दिस इज ऑन सेकंड प्लेन। ये मेरा किस पे था? सेकंड प्लेन पे था, ठीक है। इतना नोट करो, पहले नोट करना, एक बार नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया इसको? चलो अब इधर देखो, इधर मैंने आपको कुछ बताया था। क्या बताया था मैंने अगर आपको बोले कि भाई मुझे ये बताओ किसी भी पॉइंट पे आपको स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है तो कितने कंपोनेंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी? अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है तो कितने कंपोनेंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोलोगे कि सर अगर 3D कंडीशन है तो किसी भी पॉइंट पे 3 प्लेन पास करते हैं और तीनों प्लेन पे एक प्लेन पे 3 स्ट्रेस होती है 3D में, तो तीनों प्लेन पे टोटल 9 स्ट्रेस होगी। यानी कि अगर मुझे 3D में स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है, 3D में स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 9 अगर मुझे रिप्रेजेंट ही करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा मुझे कितने स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है? 9 कंपोनेंट की। कितने की पड़ेगी? 9। लेकिन माय डियर मुझे कुछ पता है कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से कि टो एक्स वाई किसके बराबर होता है? टो वाई एक्स के बराबर होता है, टो वाई जेड किसके बराबर होता है? टो जेड वाई के बराबर होता है, और टो एक्स जेड किसके बराबर होता है? टो जेड एक्स के बराबर होता है। मुझे कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट से पता है, यानी कि ये दोनों स्ट्रेसेस मेरी क्या है? इक्वल है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये मेरी दोनों स्ट्रेसेस इक्वल होती हैं, और टो एक्स जेड और टो वाई जेड, तो जेड एक्स और टो एक्स जेड भी एक दूसरे के इक्वल है। अगर 3D में स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है किसी भी पॉइंट पे तो टोटल स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट कितनी है? 9। लेकिन माय डियर अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, लेकिन अगर आपको स्ट्रेसेस केवल डिफाइन करनी है, स्ट्रेसेस क्या करनी है? डिफाइन करनी है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए तो 9 ही कंपोनेंट चाहिएंगे, तभी आप रिप्रेजेंट कर पाओगे स्ट्रेस को। लेकिन अगर आपको डिफाइन करना है तो कितने कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको देख लेते हैं यहाँ पे। डिफाइन करने के लिए तो भाई बेटा टो एक्स एक्स तो चाहिए होगा एक कंपोनेंट, टो वाई वाई भी चाहिए होगा, टो जेड जेड भी चाहिए होगा, 3 कंपोनेंट। अब डिफाइन करना है तो टो एक्स वाई का पता कर लो या टो वाई एक्स का, चूंकि दोनों तो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, दोनों में से कोई भी एक कैलकुलेट कर लो, आपका काम चल जाएगा। तो 4th कंपोनेंट ये चाहिए होगा, टो जेड एक्स या टो एक्स जेड, दोनों में से कोई भी एक पता कर लो तो दूसरे को उसके इक्वल मैग्नीट्यूड में पुट कर देना। तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को 5th। नाउ टो जेड वाई या टो वाई जेड, दोनों में से किसी भी एक को पता कर लेना।
भाई टो वाई जेड पता कर लिया, टो जेड वाई को मैं लिख दूंगा सेम क्वांटिटी। नाउ इट इज 6। अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मुझे 6 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर मुझे 3D में स्ट्रेसेस को क्या करना है, डिफाइन करना, आपको बोले डिफाइन करो कैसे कैसे भी, तो आप बोलोगे सर मैं डिफाइन तो यानी कि मैं 6 स्ट्रेसेस अगर पता कर लूं तो मेरा काम चल जाएगा। आप ऐसे ही बोलोगे ना कि भाई मुझे 6 स्ट्रेसेस बता दो, मैं डिफाइन कर दूंगा वहां पे। लेकिन आपको बोला जाए रिप्रेजेंट करके बताओ, कि बताओ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे दोगे, तो बेटा 9 कंपोनेंट तो चाहिए ना। आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि टो एक्स वाई, कि नहीं सर वो यहाँ पे टो वाई जेड नहीं लिखते हैं, टो वाई एक्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है। लिखना तो पड़ेगा ना आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। टो एक्स जेड लिखा है तो जेड एक्स भी तो लिखना पड़ेगा, टो वाई जेड लिखा है तो टो जेड वाई को भी तो लिखना पड़ेगा ना, आपको लिखना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कंपोनेंट की कितने की रिक्वायरमेंट होती है, 9। लेकिन अगर आपको डिफाइन करना है तो बेटा कितने कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हुई आपको, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो डिफाइन करने के लिए आपको कितने कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 6। क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि इन 3D स्ट्रेसेस, 3D में स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कितने स्ट्रेस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आंसर विल बी 9। लेकिन अगर डिफाइन करना है, केवल क्या करना है डिफाइन, तो कितने कंपोनेंट चाहिए, 6 ही कंपोनेंट चाहिए। ये किसकी बात थी, 3D की। अब 2D की बात कर लेता हूं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 2D। तो 2D में अगर आपको स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, रिप्रेजेंट, तो कितने कंपोनेंट चाहिए, 1 2 3 4। तो 2D में अगर बेटा आपको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 4। लेकिन अगर आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए तो टो एक्स वाई और टो वाई एक्स क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना। अभी बताया था पीछे, अभी बता रहा था कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में कि टो एक्स वाई किसके बराबर है, टो वाई एक्स। तो टो एक्स वाई को पता कर लो, टो वाई एक्स के बराबर पुट कर दो, मेरे को तो पता ही है दोनों इक्वल होते हैं। तो कितने कंपोनेंट चाहिए डिफाइन करने के लिए, 1 2 और 3, इन दोनों में से कोई भी एक पता कर लो। तो अगर आपको डिफाइन करना हो 2D में स्ट्रेसेस को, तो डिफाइन करने के लिए कितने कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है माय डियर, डिफाइन करने के लिए आपको केवल 3 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 2D के अंदर, 1 2 और इन दोनों में से कोई भी एक। लेकिन अगर रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट तो बेटा तभी करोगे ना जब चारों कंपोनेंट लिखोगे, तभी तो रिप्रेजेंट करोगे। ऐसा तो नहीं बोलोगे सर टो एक्स वाई लिख लिया अब इसको नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं सर, ये बराबर तो है। बेटा रिप्रेजेंट तो देनी पड़ेगी ना आपको कि हाँ भाई है, यहां पे हैं आप, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए 4 कंपोनेंट चाहिए, डिफाइन करने के लिए 1 2 3, इन दोनों में से कोई भी एक आपको पता चल जाए, आप डिफाइन कर दोगे वहां पे। क्लियर है। क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि 3D में स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 9 कितने कंपोनेंट चाहिए, 9। डिफाइन करने के लिए कितने चाहिए, केवल 6। 2D में स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए, 4। और डिफाइन करने के लिए केवल कितने चाहिए, 3 चाहिए। 3D में जो स्ट्रेसेस होती है उनको क्या बोलते हैं, ट्राइक्सियल स्ट्रेसेस बोलते हैं, और 2D में जो मेरी स्ट्रेसेस होती है उनको हम बाइक्सियल स्ट्रेसेस बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया सभी को। 3D में स्ट्रेसेस को क्या बोल रहे हैं, 3D में स्ट्रेसेस को क्या बोलते हैं, ट्राइक्सियल स्ट्रेसेस, और 2D में बाइक्सियल स्ट्रेसेस। के लिए अब लास्ट में 1 2 और ज्ञान की बातें क्या, स्ट्रेस टेंसर की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेस टेंसर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने, नाउ डेफिनेशन इज स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस at a point, state of stress at a point is represented by stress component की मैं definition एक मिनट यहाँ पे, state of stress at a point is represented by 9 stress component since from a point 3 plane r passes and each plane carries total, each plane carries 3 stress component कैसे होते हैं, 1 normal and 2 shear,
1 normal and 2 shear stress. Since from a point 3 planar passes, each plane carry 3 stresses, 3 stress components, so there will be total 9 stress component. If these 9 stress component is represented in matrix form, then such a matrix is called stress tensor. उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस टेंसर बोलते हैं। क्लियर है? ये डेफिनेशन नोट कर लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इनको जरूर नोट कर लेना। क्लियर है? इसको डेफिनेशन ये सारी नोट कर लेना, ये सारा समझना है बेटा, आपको रटना नहीं है। क्लियर है? ये हो गया मेरा। नाउ लास्ट में एक और बात, आपने कुछ बातें पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी होंगी? आपने कुछ वर्ड सुने होंगे पहले बचपन में और अभी भी इंजीनियरिंग में सुने होंगे। वर्ड क्या है? आपने बोला होगा कि भाई आपने स्केलर क्वांटिटी का नाम सुना होगा, वेक्टर क्वांटिटी का नाम सुना होगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मास, आप मास केजी में भाई केवल मैग्नीट्यूड है। टेम्परेचर को आप बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ना 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जिन क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है? फिर दूसरे यहाँ पे आती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जिनको डिफाइन करने के लिए मेरे पास मुझे मैग्नीट्यूड और पॉइंट एप्लीकेशन भी चाहिए होती है कि वो कहाँ पे लगी। मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? जैसे फोर्स को आप बोलें कि भाई फोर्स लगा है, तो फोर्स किसी पॉइंट पे लगा है तो आप बताएंगे कि 2 किलोन्यूटन का फोर्स लगा है और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे है, तो यानी कि उस पॉइंट पे फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट पड़ी है और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो ऐसी क्वांटिटी होती है मेरी वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। फिर एक वर्ड और आता है, शायद आपने ना सुना हो, यहां पे सुनना है, काफी अच्छी बात है। टेंसर क्वांटिटी। क्या होती है? टेंसर, TENSOR। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? तो बेटा टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, और जो वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन होता है उसको फॉलो नहीं करती है। आपसे पूछे कि टेंसर क्वांटिटी आप मुझे क्यों बता रहे हैं सर? बिकॉज जो स्ट्रेस होता है वो बेटा टेंसर क्वांटिटी होती है। स्ट्रेस जो है वो टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड का भी पता होना चाहिए, आपके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए कि डायरेक्शन कहां लगी है, और आपके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होना चाहिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जिस प्लेन पे वो लग रही है उस प्लेन का भी पता होना चाहिए। किसी प्लेन पे किसी पॉइंट पे लगेगी ना कि उस मैग्नीट्यूड भी होगा, कुछ डायरेक्शन भी होगी उसकी। तो किसी भी टेंसर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पता होना जरूरी है। ठीक है? अब यही बात सेम बात ये है कि लास्ट में एक नोट पॉइंट लिखना कि जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस इज द सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। जो मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है वो 0 ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी होती है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी होती है, और जो स्ट्रेस होती है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है? सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। क्लियर? तो यहां पे नोट करके लास्ट में लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये, तो नोट पॉइंट। ठीक है? नोट पॉइंट क्या है माय डियर? तो बेटा नोट पॉइंट ये है कि जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस इज सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। ठीक है? टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है? अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? तो मैंने बताया था कि टेंसर क्वांटिटी बेटा वो होती है जिनको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होगी, आपको मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए,
आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए और आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी डिफाइन होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्लियर है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्लियर है। आपको टेंशन क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड का भी पता होना चाहिए, डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिस पॉइंट पे लगी है उसको भी आपको पता होना चाहिए क्लियर है। अब यहाँ पे लास्ट में और 2-4 ज्ञान की बातें क्वेश्चंस पूछ लेगा आपके एग्जाम में यहाँ से। अब देखो, जो स्केलर क्वांटिटी होती है, नाउ स्केलर क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी मैंने बताई थी स्केलर क्वांटिटी। अब इतना तो मैं नहीं बता रहा कि आपको पता होगा कि स्केलर क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी होती है मेरी वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी क्या होती है मेरी, नाउ इज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्लियर। तो बेटा स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर के टेंसर होते हैं, जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो जीरो ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी होती है क्लियर है, जीरो ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी होती है ठीक है। और जो मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, नाउ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, नाउ दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। वो फर्स्ट ऑर्डर की मेरी टेंसर क्वांटिटी होती है क्लियर है, दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी क्लियर है। अब किसी भी टेंसर क्वांटिटी के टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होते हैं वो डिपेंड करता है 3 की पावर 0, 3 की पावर समथिंग, 3 की पावर, अगर ये जीरो ऑर्डर की है तो 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, यानी कि उसको डिफाइन करने के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए होंगे मेरे को 1। और सही बात हुई, स्केलर क्वांटिटी लाइक मास को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से 90 kg 80 kg एक कंपोनेंट चाहिए, तो कितने हो गए 1। से फर्स्ट ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी, फर्स्ट ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी टोटल कितने कंपोनेंट चाहिए होंगे, तो 3 की पावर कितने ऑर्डर किए 1 ऑर्डर की, तो 3 की पावर कितना हो गया 3, 3 की पावर कितना हो गया 3 हो गया क्लियर है। तो आपको किसी भी पॉइंट पे फोर्स को डिफाइन करना है, आपको किसी भी पॉइंट पे अगर फोर्स को बेटा डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, तो ऐसे तो डिफाइन करोगे ना कि भाई ये मेरा फोर्स, ये मेरा x डायरेक्शन में ये लगा है, y डायरेक्शन में Fy, और z डायरेक्शन में मेरा डेट इज Fz। तो आपने मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन x डायरेक्शन में ये y ये z, तो किसी भी पॉइंट पे 3 डायरेक्शन में फोर्स हो सकते हैं ना, तीनों की डायरेक्शन ही बता दी। तो टोटल कितने कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी आपको 3। सिमिलरली अगर आपको स्ट्रेसेस को डिफाइन करना हो, स्ट्रेसेस को अगर आपको डिफाइन करना हो तो स्ट्रेस कितने ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी है, सेकंड ऑर्डर की, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना में 9। और यानी कि स्ट्रेस को अगर आपको किसी पॉइंट पे डिफाइन करना, रिप्रेजेंट करना हो तो कितने कंपोनेंट चाहिए होंगे 9, और चाहिए भी होते हैं। उसी को तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और क्या बोल देते हैं उसको, स्ट्रेस टेंसर। किसी भी पॉइंट पे कितने स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं टोटल 9, अभी तो बताया था बेटा आपको क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी आपकी आज जो हमने डिस्कस किया आज। होपफुली आपको सभी को समझ में आया होगा सभी को कि हमने क्या किया, क्या पढ़ा। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना कि रिवाइज नहीं करना है, रिवाइज भी करना है आपको सभी को। इसको प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं, सब अपने नोट्स बना लीजिएगा। जिसने पहले सोम नहीं पढ़ा है, जिसने पहले कहीं सोम पढ़ रखा है तो उनकी मर्जी है, नोट्स बनाए ना बनाए, लेकिन लेक्चर्स जरूर देख लीजिएगा ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज में, आप मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी का कोई भी डाउट हो ठीक है, और कोई सिली डाउट नहीं होते, आप बोलेंगे सर सिली डाउट है काफ़ी मैंने पूछ ले, तो कोई डाउट सिली नहीं होता, आपको प्रॉब्लम है इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, ओके, थैंक यू।